हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोबेबिलिटी के जितने टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके। लास्ट टॉपिक जो आपका बचता है वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रहता है बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मतलब सीखने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको मैं एक सिंपल सा टॉपिक कराऊंगा, मतलब एक या दो क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आप कंप्लीट एक्सरसाइज आराम से खुद से कर सकते हो। तो अब देखो क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां पे एक वर्ड आता है सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। क्या बोलते हैं? रैंडम वेरिएबल। तो आपने रैंडम वर्ड भी सुना होगा प्रोबेबिलिटी में, और ये वेरिएबल तो हमने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था। ठीक है, तो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती है। नॉर्मली हम उसको किससे डिनोट करते हैं? किसी भी लेटर से डिनोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब रैंडम, ये रैंडम वर्ड हमने पढ़ा था रैंडम एक्सपेरिमेंट में, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पे आप आउटकम को क्या नहीं कर सकते, पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं तो वहां पे क्या आ सकता है? आपकी आउटकम्स हो सकती है, टेल हो सकती है, आपका हेड हो सकता है, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि नेक्स्ट क्या 100% श्योर होगा? वो आपको क्लियर नहीं होता। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रैंडम, मतलब वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। तो अब यहां से देखो, रैंडम वर्ड मिल रहा है कुछ प्रोडक्टिविटी से, वेरिएबल मिल रहा है कुछ वैल्यू वेरी करनी चाहिए उस टाइप से। तो रैंडम वेरिएबल दोनों मिक्सअप जब हो जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल होगा जो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, उसको हम बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। आई थिंक इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैंने क्या किया, दो कॉइन को टॉस कर दिया। मेरे पास कोई भी दो कॉइन है और मैंने उनको क्या कर दिया, क्या क्या टॉस किया। ठीक है, दो कॉइन को टॉस करने से मैं आपसे पूछता हूं आउटकम्स क्या क्या हो सकती है। आप बोलोगे सर सैंपल स्पेस सिंपल हो सकते हैं दो कॉइन्स को उछालने से, या तो आपको दोनों हेड मिल सकते हैं, बिल्कुल सर, या फिर आपको एक हेड एक टेल मिल सकता है, या पहला टेल मिल जाए दूसरा हेड मिल जाए, या फिर सर दोनों टेल भी मिल सकते हैं। ये टोटल आउटकम्स आपके पास पॉसिबल होगी। तो ये एक मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट था जहां पे मैंने दो कॉइन को टॉस किया, उससे मेरी आउटकम्स जो है वो ऐसे कुछ निकल के आई। अब यहां पे मैं एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता हूं x। क्या बोला मैंने? अब ये है क्या, ध्यान से समझो, एक लाइन में समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पे बोला नंबर ऑफ हेड्स। मेरा रैंडम वेरिएबल क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ हेड्स। यानी अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो वहां से मेरे नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ हेड्स ऐसे बोल सकते हो आप कि सर लास्ट वाले इवेंट को मैं देखूं तो यहां पे दोनों टेल है, मतलब कोई भी हेड नहीं है। मतलब सर आप बोल सकते हो कि x की वैल्यू यहां पे 0 हो सकती है, यस, कि हेड आया ही नहीं। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर आप बोलोगे कि नेक्स्ट जो दो इवेंट है वहां पे एक्चुअली में एक एक हेड आ रहा है, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहां पे 1 हेड आए, ओके, और लास्ट वाली अगर ये जो सबसे पहला इवेंट हमने लिखा कि दोनों हेड हो, वहां पे क्या दिख रहा है आपको? सिंपल कि सर दो हेड भी यहां हो सकते हैं। तो बस यही आपका क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा इस एक्सपेरिमेंट में। तो रैंडम वेरिएबल को मैंने क्या बोला? अब ये ध्यान रखना कि रैंडम वेरिएबल को हर फंक्शन के लिए मैं अलग से डिफाइन करूंगा। ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए, सॉरी फंक्शन के लिए नहीं। तो यहाँ पे दो कॉइन मैंने टॉस किए, तो यहाँ पे बोला नंबर ऑफ हेड्स। तो नंबर ऑफ हेड्स होने के क्या हो सकता है? ये तीन आपके पास चीजें हो सकती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स भी बोल सकता था मैं। सिमिलरली आप डिफरेंट चीजें बोल सकते हो। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। सो अब ये तो हो गया सिर्फ बात रैंडम वेरिएबल के बारे में। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर होती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आई थिंक रैंडम वेरिएबल सबको क्लियर है कि क्या है। ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल अगर क्लियर है, ठीक है, मैं और एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात कर लेते हैं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी। तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब भी हम जानते हैं, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि आपने ये जो मतलब क्या किया, आपने एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकाली जो कि 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जब रैंडम वेरिएबल क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैंने रैंडम वेरिएबल लेट बी इट इज x और मैंने लिख दिया ये 0 है सर, 1 है और 2 है, यानी हेड मेरे 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 0 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी नंबर ऑफ हेड। आपने दो कॉइन को टॉस किया है, वहां पे नंबर ऑफ हेड जो है आपके 0 होने चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर ये टोटल आउटकम्स है, मतलब 4 है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं p ऑफ x। प्रोबेबिलिटी इस बात की कि हेड नहीं होना चाहिए, हेड नंबर ऑफ हेड 0 होना चाहिए। एक है सर एक ही इवेंट इसके फेवर में है, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज 1 डिवाइड बाय टोटल इवेंट क्या है 4, 1/4। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी 0 हेड होने की।
अब मैं आपसे पूछता हूँ वन हेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप बोलोगे सर टोटल आउटकम फेवरेबल जो है वो 2 है, टोटल तो 4 ही रहेगी, 2/4 मतलब इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ सर 1/2। ओके, लास्ट मैंने आपसे पूछा कि 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे सर एक ही फेवर में है, तो आप इसको बोल सकते हो 1/4। दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको रैंडम वेरिएबल कुछ गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखनी है क्या होगी। उस रैंडम वेरिएबल को वैल्यू देखने के बाद आपको हर एक वैल्यू के लिए आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसी प्रोबेबिलिटी मतलब इस रैंडम वेरिएबल की मैंने क्या निकाल ली कि जब 0 होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 होगा तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वही आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सो नॉर्मली हम इसको ऐसे मतलब टेबल बना देते हैं, दैट्स इट। So you can make it like that and that is your probability distribution. I think it's a very simple. Clear है? I think it is clear to everyone. एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि the sum of this probability distribution, ये जब आप ऐड करोगे तो it is always equal to 1. यानी बोल सकता हूँ summation of px must be equal to 1. अगर ये 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, इसका मतलब आपने क्या किया है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। क्योंकि ध्यान रखना कि जब मैंने बोला है कि रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया नंबर ऑफ हेड्स, तो मान के चलो ये जितने भी सैंपल स्पेस है इन सब में ये काउंट होगा। ठीक है, मतलब या तो हेड होगा ही नहीं, मतलब ये इवेंट होगा, या हेड 1 होगा ये इवेंट हो जाएगा, या हेड 2 होंगे ये इवेंट हो जाएगा। देखो सारे सैंपल स्पेस कवर हो गए, तो इन सब की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो इन प्रोबेबिलिटी का सम आपको क्या मिलना चाहिए, हमेशा 1 मिलना चाहिए। अगर 1 नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ की है, उसको चेक करो, मतलब आपने किसी न किसी की प्रोबेबिलिटी मिस की है, गलत की है। ओके, सो इट्स ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, सो दैट्स इट। तो आई थिंक द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 15.7 आप कर सकते हो। देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसके पीछे वो मैंने करवा दिया है, अब डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 1-2 क्वेश्चन देखना चाहो तो और देख सकते हो, अदरवाइज आप अभी से वीडियो को जस्ट पॉज करो और स्टार्ट कर दो क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, कि आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। बाकी मैं आपको 5-10 क्वेश्चन और करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हेड की जगह टेल गिवन है, तो आई थिंक वो चीज आप आराम से निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं वापस नहीं करवा रहा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्या है आपका। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स इन 4 टॉसेज ऑफ कॉइन। अब ध्यान से देखो, मैंने कॉइन कितने टॉस किए हैं, 4। कितने कॉइन टॉस किए मैंने, 4 टॉस किए। ठीक है, अब देखो इन 4 की एक चीज तो ये हो सकता है, यहां पे देखने वाली बात ये है कि एक मैं ऐसे दिमाग लगा सकता हूं कि 4 कॉइन मैंने टॉस किए, मतलब 2⁴ 16 आउटकम। सैंपल स्पेस कितने मिलेंगे, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने होंगे, 16 होंगे। तो उन 16 आउटकम्स को मैं लिख लूं। ठीक है, पहला तरीका ये है इस क्वेश्चन को करने का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसकी बजाय आपको क्या करना चाहिए, सिंपल देखो, आपको यहाँ वेरिएबल जो डिफाइन किया गया यानी x आपको जो बताया गया वो क्या बताया गया, इसने बोला कि द प्रोबेबिलिटी टू नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ टेल्स। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, टेल मी क्विकली, इस x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। आप बोलोगे सर 4 टाइम मैंने कॉइन को टॉस किया, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इन चारों पे ही हेड आया हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है सर। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है इसका मतलब वहां पे टेल नहीं है, मतलब ये हो गया 0। यस, यानी पहला इवेंट ऐसा बन सकता है कि चारों पे क्या है, हेड आए। तो ये इवेंट ऐसा हो सकता है जहां पे सॉरी यहां पे क्या होगा, सिंपल आप बोल सकते हो टेल नहीं है, मतलब टेल क्या है, 0 पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है सर। इन तीनों पे मान लो 3 H आ जाएं और चौथा जो है वो टेल आ जाए, मतलब एक टेल आ जाएगा। अब ये टेल कहां भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी, यहां पे भी, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप इसको अरेंज करके देख सकते हो ऐसे इवेंट कितने हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कैसे निकालना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर मेरे टेल 2 भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 हेड आ जाए सर और 2 टेल आ जाए। अब इनकी अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, बट ऐसा 2 टेल और 2 हेड आपको दिखेंगे। फिर आप बोल सकते हो 3 भी हो सकते हैं सर, और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, बिकॉज मैंने 4 ही कॉइन को टॉस किया, तो मैक्सिमम जो टेल आ सकते हैं वो 4 ही आ सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला 3 आ सकते हैं, एक हेड आ जाए। इस तरह की अरेंजमेंट आपको कुछ मिलेगी। मतलब टोटल जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो पॉसिबल है 0, 1, 2, 3 एंड 4। दैट्स इट। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर टू एवरीवन। ओके, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसकी
प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाए? सो देखो सिंपल, सबसे पहली चीज तो क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि क्या आपको पता है टोटल आउटकम्स कितनी है? तो आई थिंक क्लियर होगी। जब मैंने 4 कॉइन्स को टॉस किया तो ये मैं बहुत बेसिक सी क्लास में बात कर चुकी है। मतलब 4 कॉइन को टॉस करना मतलब 2 raised to power 4 मीन्स 16 टोटल आउटकम्स होगी। मान लो यहाँ पे मैंने 4 डाइस को किया होता तो ये हो जाता 6 raised to power 4, ये आपकी टोटल आउटकम्स आती। यानी सिंगल थ्रो ऑफ कॉइन या डाइस में क्या आउटकम्स आती है? आप बोलोगे कॉइन के लिए 2 होती है सर, कितने कॉइन्स आपने थ्रो किए? 4, तो रेज टू पावर 4 कर दो। 5 कॉइन टॉस की तो 2 raised to power 5 कर दो, ये आपकी आउटकम्स आ जाती है। सिंपल, फर्स्ट थिंग इज क्लियर। अब मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ टेल जीरो होंगे, मतलब इस टाइप की जब सिचुएशन होगी, ये आई थिंक एक ही टाइम आ सकती है। ये चारों ही हेड आए, एक ही इवेंट हो सकता है, इसके अलावा कुछ होगा इसमें? आप बोलोगे नहीं सर, जैसे हमने लास्ट टाइम में 2 कॉइन को टॉस किया तो हेड हेड या टेल टेल वाली एक ही आउटकम्स आती है। सो मीन्स फेवरेबल आउटकम्स है 1, टोटल हो गई 16, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप इसमें जा सकते हो, चारों टेल, ठीक है, यानी जब चारों टेल होंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी सर एक ही इवेंट फेवरेबल होगा, ये भी 1/16 ही होगी। यहां से एक चीज और ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल थी उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बता दी ये होगी। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, यानी जब मेरा सिर्फ एक टेल होगा, मतलब इस टाइप की अरेंजमेंट जब होगी, तो अब यहां से मुझे ये बताओ इसकी टोटल अरेंजमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, यानी कितने वेरिएबल आ सकते हैं? देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, जैसे बच्चों वाले तरीके से आप अगर करोगे तो आप बोलोगे सर टेल यहां पे आया है, मतलब टेल यहां पे ऐसे अरेंजमेंट हो सकती थी, ये कुछ ऐसे भी हो सकती थी, और इसके अलावा ये कुछ ऐसे भी हो सकती थी। ये सुनो, आप यही बोलोगे कि टेल सर हमारे यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बाकी हेड रहे, तो ये 4 ऐसी अरेंजमेंट हैं, ये 4 ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है जो मेरी फेवरेबल होगी जब आप बोलोगे कि 1 टेल होगा। कोई दूसरा तरीका है क्या इसको करने का? बिल्कुल दूसरा तरीका है। आपने बहुत सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखा 11th स्टैंडर्ड में। तो अगर मैं यहां नहीं जाके, मान लो यहां पे 10 कॉइन्स होते तो मैं क्या करता? क्या मैं ऐसे बनाते बैठूंगा? नो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहां पे मेरी फेवरेबल आउटकम्स क्या बोल सकते हो आप? सिंपल सर, यहां पे 4 लेटर हैं, 4 लेटर को अरेंज करने का तरीका होता है 4 फैक्टोरियल। सिंपल, बिल्कुल सर, लेकिन 3 H हैं जो कि सेम है, तो इसका मतलब सेम कैसे है? 3 लेटर सेम है, तो इसको कर दो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, इसको सॉल्व कर लो। तो आप इसको बोलोगे सर 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल करो, आंसर क्या आया? 4। आई थिंक यहाँ पे 4 ही अरेंजमेंट थी, तो आप बोल सकते हो दिस बिकम योर 4/16। आई होप इट इज क्लियर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। सिंपल, आई होप इट इज क्लियर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये हमेशा लिखते रहना। सिमिलरली देखो, जब 1 टेल होगा तो ये अरेंजमेंट होगी, जब 3 टेल होगा तो सेम कॉन्सेप्ट। यहां पे देखो 3 टेल है, 1 H है, सेम वही 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब सेम अरेंजमेंट। सो ये भी हो जाएगा 4/16। तो अब आई थिंक आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आपको पता लगेगा कि फर्स्ट लास्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, सेकंड लास्ट की, बीच में एक बची, इसकी अलग से निकालनी पड़ेगी। निकालो फटाफट से। 2 हेड 2 टेल, तो मतलब टोटल अरेंजमेंट हो सकती है 4 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे 2 लेटर्स सिमिलर हैं, HH और TT भी, तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दो। सो इट विल बिकम 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 डिवाइड बाय 2 × 2 मीन्स 4 6 जा। सो ये हो सकती है 6 अरेंजमेंट, तो 6/16 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप बोल सकते हो 2 3 जा एंड 2 8 जा, 3/8। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो इनको ऐड करके देख लो, इसलिए मैंने ये भी लिखा और साथ में ये भी लिखा। मैं चाहता तो ये भी डायरेक्टली लिख सकता था, बट माई सजेशन इज आप पहले ये लिखो। क्यों? इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, आपको ऐड करना बहुत आसान होगा। ऐड करके देखो, 1 + 4 5, 5 5 10, 10 + 6 16, ये हो रहा है 16/16, मतलब इक्वल टू 1। यानी समिशन ऑफ px जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 1। इसका मतलब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया है? बिल्कुल सही किया है। दैट्स इट, सिंपल। आई थिंक इट इज इजी एंड क्लियर। तो ये चीजें क्लियर है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब बस डिफरेंट सिचुएशंस होगी मेरे पास क्वेश्चंस की, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो अगर आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो बाकी चीजें समझने की, मतलब बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ गई। बस आपको ये पता होना चाहिए कहाँ सिलेक्शन करना है, कैसे अरेंजमेंट करनी है, वो जो बेसिक चीजें होती हैं जो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 11th स्टैंडर्ड में सीख लेते हो। ठीक है, कुछ बेसिक प्रोबेबिलिटी जो आपने सीख ली है, मतलब 10th स्टैंडर्ड की प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो। देखो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, इसने क्या बोला, थोड़ा सा नया है कुछ। देखो यहाँ पे
A coin is biased show that the head is 3 times as likely to occur as tail. इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो कि कॉइन जो है वो बायस्ड है। बायस्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक तो होता है हमारे पास इक्वली लाइकली, यानी अगर मैंने टॉस किया तो मुझे नहीं पता हेड आएगा कि टेल आएगा, बट एक कॉइन ऐसा है जिसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, मोस्टली आपको वही मिलेगा। मतलब इसने क्या बोला है, कॉइन बायस्ड है। अगर आपने टोटल 4 टॉस किए तो 4 टॉस में यहाँ पे 3 टाइम्स आपको क्या मिलेगा? हेड ही मिलेगा, सिर्फ 1 टाइम्स आपको क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। ये इसका कहने का मतलब ये है। तो यानी इस कॉइन पे अगर मैं बात करूं, इस कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस कॉइन पे होगी सर 3 टाइम्स आउट ऑफ टोटल 4, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 आउट ऑफ 4। आई होप इट इज क्लियर। सो पहला कॉन्सेप्ट, पहली लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं, ए कॉइन इज बायस्ड show that the head is 3 times as likely to occur as tail, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी टेल आने की प्रोबेबिलिटी से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली इसको 3/4 और 1/4 लिख दिया। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ओके। फिर इसने ये बोला कि इफ द कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अब मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया। कॉइन को क्या किया मैंने? 2 टाइम्स टॉस किया है। ठीक है, क्या किया मैंने? 2 टाइम्स कॉइन को क्या किया? टॉस कर दिया। ठीक है, 2 टाइम टॉस करोगे किसी भी कॉइन को तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है? सर आप बोलोगे सैंपल स्पेस ये हो सकते हैं, दोनों हेड हो जाए, दोनों टेल हो जाए, हेड टेल हो जाए, या फिर टेल हेड हो जाए। इसको किसी भी सीक्वेंस में लिखो, आई थिंक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। ठीक है, फिर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ टेल्स। अगेन आपका वेरिएबल जो गिवन है, मतलब एक्स क्या गिवन है? नंबर ऑफ टेल्स आपको बोला है कि ये आपका वेरिएबल है नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो फिर से यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है। तो सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो बाकी चीज इसने बोली है, मतलब ये वाली चीज, ये आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी में दिक्कत करेगी, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो मैं आपसे पूछूं एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? नंबर ऑफ टेल। सो सर 2 कॉइन अगर टॉस किए हैं तो हो सकता है दोनों पे हेड आए, टेल हो ही ना, मतलब 0 हो, या फिर एक टेल आ जाए सर, या फिर हो सकता है दोनों ही टेल आ जाएं। क्या इससे ज्यादा आ सकते हैं? 3 टेल आ सकते हैं? सर 2 ही कॉइन है, 3 कैसे आएंगे? ओके, सो 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टेल जब 0 होंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो अभी घूमने वाली बात है। तो मान लो ये कॉइन बायस नहीं होता, अगर ये कॉइन बायस नहीं होता तो फिर मैं सिंपल बोल सकते थे सर कि 0 टेल आने का मतलब है दोनों हेड आए, तो ये 1/4 सिंपल आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन 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 यहाँ पे गड़बड़ है, ये कॉइन मेरा बायस्ड कॉइन है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूँ कि 0 हेड का मतलब है, 0 टेल का मतलब है, सॉरी, दोनों हेड आए। अब मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपको निकालनी है, यही मेरा वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि पहला हेड आए, पहले कॉइन पे हेड आए, जब पहला टॉस किया तब हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप बोलो सर हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, तो आपने लिखा 3/4। क्या इवेंट कंप्लीट हो गया? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पता है ना, प्रमोटेशन कम्बिनेशन, सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। तो आपके पास 2 कॉइन उछालने थे तो दोनों पे हेड आना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं, तो एक पे ही हेड आए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करूंगा। अब सेकंड पे भी हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या? आप बोलोगे 3/4, मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 9/16। सो ये प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट जब नंबर ऑफ टेल क्या होंगे? 0 होंगे। आई होप इट इज क्लियर। तो ये कॉइन बायस्ड है इसलिए ऐसा हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। सिंपल, मान लो ये बायस नहीं होता, आप बोलोगे पिछले में तो आपने डायरेक्टली बोल दिया सर कि ये 1/4, उसमें भी आप ऐसा करना चाहते बिल्कुल कर सकते थे। अगर कॉइन बायस नहीं होता तो क्या होता आपके पास? आप बोलते हेड हेड है सर, तो मुझे बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे 1/2 होती है सर, इनटू इस हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2 होगी सर, तो टोटल 1/4 हो जाएगी। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको कर सकते हो, बट कॉइन आर ऑलरेडी वो बायस नहीं थे, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली कर लिया, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब मुझे बताओ 1, ये क्या बोला सर? 1 टेल आना चाहिए। 1 टेल आने का मतलब सर लास्ट 2 वाली बात कर रहे हो, ठीक है, लास्ट 2 की बात कर रहे हो। तो लास्ट 2 में क्या होगा? या तो हेड टेल, यानी ये वाली आउटकम हो सकती है, हेड टेल आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप बोलोगे सर 3/4 इनटू टेल आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। यहां से जो मैंने स्टार्टिंग बताया, प्लस एक इवेंट ये कंप्लीट हो गया, इवेंट दूसरा है टेल हेड, तो ये टेल का मतलब 1/4 इंटू 3/4।
ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, यू विल गेट योर टोटल प्रोबेबिलिटी। सो ये हो जाएगा 3/16, ये भी 3/16, डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 3 6/16। आई होप इट इज क्लियर। फॉर द सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, चाहो तो 3/8 आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। लास्ट, व्हेन बोथ आर टेल। अब देखो ये सेम नहीं होगी क्योंकि अब बायस कॉइन है, दोनों टेल आने का मतलब इस वाले की बात है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे सर 1/4, दूसरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, सोल्व करोगे क्या मिलेगा 1/16। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब चेक कर सकते हो क्या मैंने सही निकाला है कि नहीं। 9 + 6 15 + 1 16, 16/16, इसका सम क्या होगा 1, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस वन। ओके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो हमने 3 क्वेश्चन किए, तीनों में कुछ नई नई बातें सीखने को मिल रही है, ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप इट इज क्लियर। तो हटा देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो थोड़ी सी मेरी शर्ट खराब हो गई है, इस पे ध्यान मत देना, क्वेश्चन पे ही ध्यान देना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये मान के समझ लो कि ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। आसान है बट अच्छा है, समझो इसको ध्यान से, क्या बोला है इसने। तो देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9 अपीयर्स। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो हम निकालते आ रहे हैं। किस बात का, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी अब वेरिएबल जो डिफाइन किया गया उसने बोला है नंबर ऑफ टाइम्स 9 अपीयर्स, व्हाट इट मीन्स, ठीक है। अब 9 कहां आ रहा है उसकी बात करते हैं। इसने क्या बोला आगे, नंबर ऑफ टाइम 9 बेस इन टू थ्रो ऑफ 2 डाइस, टू थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब मेरे पास है 2 डाइस, ठीक है। मेरे पास क्या है, 2 डाइस है। पहली बार मैंने दोनों को उछाला तो आई थिंक जब आप 2 डाइस को थ्रो करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह की आउटकम दिखती है। आप बोलोगे बिल्कुल सर, ठीक है। आपने उनको 2 बार किया है, तो एक बार मैंने उछाला दोनों डाइस को, लेकिन यहां पे है इसने बोला 2 बार मैंने उछाला है उनको। अल्टीमेटली मैंने उन दोनों डाइस को क्या उछाला, 2 बार उछाला है, ठीक है। तो अब यहां पे बोला गया है कि इस बात की क्या मतलब, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, नंबर ऑफ टाइम्स 9 अपीयर्स। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 9 अपीयर्स का मतलब जैसे मैंने 2 डाइस को उछाला आपके पास कुछ इस तरह से आउटकम्स आई। मान लो ये 1 2 आया तो मतलब 9 नहीं आया, इन दोनों का सम 9 नहीं होता। मान लो 4 5 गिरा तो इसका मतलब सम 9 होता है, तो मतलब 9 आया, इसका मतलब ये है टोटली, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है 9 अपीयर होने की। तो मान लो आप ये बोल सकते हो सर कि फर्स्ट थ्रो 2 डाइस, फर्स्ट थ्रो मतलब मैंने T1 बोला और T2, ये 2 बार थ्रो किया मैंने, दोनों टाइम में 2 डाइस को ही थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। यानी यहां पे भी मैं 2 डाइस को उछाल रहा हूं और यहां पे भी मैं 2 डाइस को ही उछाल रहा हूं, दोनों ही कंडीशन में, लेकिन 2 बार। तो अब यहां पे देखो आउटकम क्या क्या बन सकती है। ऐसा हो सकता है सर कि पहले डाइस को जो थ्रो किया मैंने, 2 डाइस जो उछाली पहले थ्रो में, 9 मेरे को नहीं मिला, 9 नहीं आया, मतलब कैंसिल आउट कर देता हूं। यहां पे भी 9 मान लो नहीं आया होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। एक केस ऐसा बन सकता है सर फर्स्ट पे तो 9 आया हो, सेकंड पे नहीं आया हो, या फिर सेकंड पे आया हो फर्स्ट पे नहीं आया हो, या फिर दोनों पे ही 9 अपीयर हुआ हो। ये टोटल केसेस आपके बन सकते हैं दोनों थ्रो में। यानी थ्रो 1 में 9 नहीं आया, 2 पे भी नहीं आया, ठीक है। तो दोनों पे नहीं आने को मतलब क्या बोलोगे, नंबर ऑफ टाइम 9 अपीयर्स, मतलब आप बोलोगे सर ये तो 0 हो गया, सॉरी यहां पे लिख देता हूं 0, यहां तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो ऐसा एक केस बन रहा है कि जब दोनों ही डाइस में आपका 9 नहीं आया, पहला केस। सेकंड केस आपका ये बनता है जब दोनों में से किसी एक पे 9 आया, मतलब 9 सिर्फ एक बार दिखाओ, जैसे हेड टेल और टेल हेड वाला था ना कि एक हेड आ रहा है, ठीक है। तो वही केस ये बन गया। तो नंबर ऑफ 9 क्या है, वंस टाइम अपीयर, और नंबर ऑफ टाइम्स दोनों पे आया तो ये हो गई 2। तो ये आपकी होगी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। आई थिंक ये चीज समझ में आई सिंपल, कि सम 9 दोनों पे नहीं आया, पहली पे आया दूसरी पे नहीं आया, पहली पे नहीं आया दूसरी पे आया, या दोनों पे आया। ये 3 टाइप की चीजें बन रही है। जब आपका सम किसी भी डाइस पे नहीं है 9, जब आपका एक डाइस पे 9 है, और जब आपका दोनों डाइस पे 9 है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 और 2 ये वैल्यू बन रही है। पहली चीज क्लियर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे आपको इस रैंडम वेरिएबल की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। सो अब मुझे ये बताओ
इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर ऑफ 9 दोनों ही थ्रो में नहीं आया, ना तो पहले में आया ना सेकंड में, यानी इस पहले केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहला केस मतलब ये बोल रहा है सर कि डाइस कि फर्स्ट थ्रो ऑफ डाइस में भी 9 नहीं आना चाहिए, सेकंड में भी। तो फर्स्ट थ्रो ऑफ डाइस ये है आपके पास। अब मुझे बताओ यहां 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी सम 9 नहीं होना चाहिए इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो आप बोलोगे सर सम 9 यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, इसके अलावा सम 9 कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब ये आउटकम्स है 1 2 3 4, इसके अलावा कितनी बची 32। यानी मैं बोल सकता हूं कि 32 बाय टोटल आउटकम्स है 36, ये है कि फर्स्ट थ्रो में 9 नहीं आया होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट थ्रो में सम 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 32 बाय 36। सेकंड थ्रो में 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, सर सेकंड थ्रो में डाइस तो वही है, आउटकम्स भी वही है, मतलब सेम रहेगा, तो आप बोल सकते हो इट इज अगेन 32 बाय 36। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्योंकि यहां आई थिंक आपके लिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, बड़े नंबर से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इट्स आई थिंक 4 8 जा 4 9 जा 4 8 जा 4 9 जा, सो इट विल बिकम 64 डिवाइड बाय 81। सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ये आ गई कि जब दोनों ही डाइस पे 9 नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर। अब बढ़ते सेकंड केस की तरफ, जब वहां पे मेरे पास नंबर ऑफ 9 वंस, यानी किसी एक डाई पे आया होगा। तो अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, पहला कि पहली डाइस पे तो 9 आया होगा, सेकंड पे नहीं आया होगा। तो पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, पहली डाइस पे 9 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे सर 4 फेवरेबल है, तो इट विल बिकम 4 बाय 36। सेकंड पे नहीं आएगा, नहीं आने की प्रोबेबिलिटी सर वही है 32 बाय 36। अब देखिए इवेंट कंप्लीट हो चुका है। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको यहां पता होना चाहिए कि आपको ऐड करना है सबट्रैक्ट। देखो दोनों डाइस आप उछाल चुके हो, पहले पे 9 आया, दूसरे पे नहीं आया, इवेंट खत्म हो गया। अब प्लस करोगे आप, अब डिपेंडेंट नहीं है दूसरा, ठीक है, दूसरे में उल्टा हो जाएगा, यानी फर्स्ट पे नहीं आएगा मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 32 बाय 36, सेकंड पे आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी 4 बाय 36। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सिंप्लीफाई करोगे तो सेम वही 4 9 जा 4 8 जा 4 9 जा, ठीक है, और ये पूरा एज इट इज सेम ही है, तो 8 9 4 9, सो 81 81 ऊपर है 8 8 8 प्लस 8 16, तो ये हो जाएगा टोटल, यही लिख दूं 16 डिवाइड बाय 81। आई होप इट इज क्लियर। अब बढ़ते हैं लास्ट, दोनों पे आया 9, दोनों पे 9 आना चाहिए इस बात की प्रोबेबिलिटी। सर पहले पे 9 आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4 बाय 36, दूसरे पे भी आया इस बात की प्रोबेबिलिटी भी 4 बाय 36। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 1 जा इट बिकम 9, 4 1 जा इट विल बिकम 9, सो इट विल बिकम 1 डिवाइड बाय 81। ओके, सो ये टोटल रेडी है, सब कुछ आपका बन गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 अपीयर्स 0 टाइम्स, यानी दोनों ही डाइस पे नहीं आया, किसी एक पे आया या दोनों पे आया, सबको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सबको ऐड करो और चेक कर लो, सॉरी आंसर नहीं, चेक कर लो कि क्या सही किया है। 64 में 16 ऐड करो, आपको मिलेगा 80, 80 प्लस 1 क्या होता है 81, 81 बाई 81 क्या होता है 1, यानी समीशन ऑफ पी एक्स क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है सर इक्वल टू 1। इसका मतलब हमने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो बिल्कुल सही किया है। दैट्स इट, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो एक दो बार इसको खुद से करके देखो, एक बार वीडियो को रिपीट करो, मे भी चीजें क्लियर हो जाए। तो आपको समझ में बस ये आना चाहिए कि यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको, ये कंफ्यूजन रेडी है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। सॉरी, चलो फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। डाइस से रिलेटेड कोई और तो नहीं है, तो फिर लिखना पड़ेगा हमें ये। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, डाइस से रिलेटेड है, तो डाइस वाले पहले मैं करवा ही देता हूँ, निपटा देता हूँ, फिर बार बार हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है। देखो क्या बोला इसने, ए पेयर ऑफ अनबायस्ड डाई, मतलब अनबायस्ड का मतलब जैसे नॉर्मल होती है वैसे ही डाई है। ठीक है, the pair of unbiased dice show if the random variable x is the sum of two number obtained on two dice, find the probability distribution of x। अब यहाँ पे देखो, ये मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ, आई थिंक कर आप खुद से सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला, रैंडम वेरिएबल क्या बोला इसने, सम ऑफ, इसने क्या बोला, सम ऑफ
2 numbers obtained on 2 dice, sum of 2 numbers obtained on 2 dice. ठीक है, कोई भी 2 डाइस जो आपको, मतलब क्या होगा जब आप डाइस को थ्रो करोगे तो आपके पास ये आउटकम्स आएगी 2 डाइस को थ्रो करने से, उनके ऊपर जो सम आ रहा है ना वो आपका रैंडम वेरिएबल है। तो अब मुझे बताओ सम क्या आ सकता है, तो आप बोलोगे सर सम क्या आ सकता है, मिनिमम सम आपका आ सकता है 1 + 1 2, तो मिनिमम सम 2 आ सकता है। क्या 3 भी आ सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल 3 आ सकता है इन दोनों का। फिर नेक्स्ट आपका होगा 4 आ सकता है, फिर आप बोलोगे 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 9 10 11 और लास्ट आपका होगा 12 तक आ सकता है, बिकॉज 6 + 6 यानी लास्ट सबसे बड़े नंबर यही है, 12 आ सकता है। बस इन सब की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, सिंपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सम इज 2, एक ही आउटकम है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, px आप निकालोगे सिंपल, ये हो जाएगा 1/36। 3 आने की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सर 2/36। तो ये साथ साथ करते जा सकते हो कि जो 2 की प्रोबेबिलिटी होगी वही 12 की भी होगी, एक ही नंबर है 1/36। जो मतलब सम क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, उसके बाद 11 आना चाहिए, उस बात की अगेन क्या होगी आपके पास 2 ही वेरिएबल, 6 + 5 11। सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो 11 इट्स अगेन 2/36। सम क्या आना चाहिए 4 पे, चलो 4 का मतलब ये तीनों नंबर, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 3/36। ठीक है, सिमिलरली 10 आने की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सर ये 3 नंबर, सो ये अगेन क्या हो जाएगा 3/36। सिमिलरली आप डिफरेंट नंबर की निकाल सकते हो। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, सिंपल, फटाफट से प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिस्टम कर दिया आपका, ठीक है, आई थिंक उसमें हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो अब 13 देखो, इसके बाद हम कार्ड्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स। आई थिंक डबलेट्स हम सब जानते हैं, डबलेट्स का मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, 2 नंबर सेम, ठीक है, ऐसे इनको बोलेंगे डबलेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। 3 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। पेयर मतलब डबलेट तो तभी आएगा ना जब आपके पास 1 1 2 2 3 3 जैसे मैंने बोला। अब यहाँ पे डाई कितने टाइम्स थ्रो किए, 3 थ्रो ऑफ। अब मैंने 2 बार नहीं 3 बार थ्रो किए डाइस, ठीक है, पेयर ऑफ डाइस को मतलब 2 डाइस को। तो पहली बार आउटकम ये आई, सेकंड टाइम ये आई, थर्ड टाइम ये आई, इसका कहने का मतलब ये है। तो नंबर ऑफ डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछा गया। तो सीधी सी बात है, रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डबलेट, यही बता रहा आपको। सो मान लो मैंने तीनों डाइस को थ्रो किया, यानी थ्रो 1 थ्रो 2 और थ्रो 3 एज इट इज ले लेते हैं हम, ठीक है, तीनों थ्रो गए मैंने किए यहाँ पे। तो ध्यान से समझो, थ्रो 1 में मान लो डबलेट नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया और थर्ड में भी नहीं आया, तो ये आपको बताता है कि तीनों पे डबलेट नहीं आया, मतलब नंबर ऑफ डबलेट क्या हुए आपके 0 हुए, ठीक है। अब क्या हो सकता है, किसी एक पे आ सकता है, बाकी दोनों पे ना आए, ठीक है। अब ये केस तीनों के साथ, मतलब ये केस ऐसे बन सकता है, यहां आए यहां ना आए, फिर यहां ना आए यहां आ जाए। तो ये होता है 1 वाला केस कि किसी 1 पे आए, तो यानी x की वैल्यू होगी 1 डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी। फिर आप बोल सकते हो कि सर एक पे नहीं आए बाकी दोनों पे आए, तो इसके भी फिर से 3 केस बन सकते हैं आपके। क्या बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं, ठीक है। और ये अब डायरेक्टली जैसे हमने जो HHHT वाला जो क्वेश्चन किया था ना कि 4 कॉइन जब हम टॉस किए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं डायरेक्टली, उस केस से भी आप केसेस निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, हो गया। अब लास्ट क्या केस बन सकता है, लास्ट केस सर ये बन सकता है कि तीनों पे ही आ जाए, तो ये केसेस है मेरे पास। तो फर्स्ट में मैंने क्या किया, वेरिएबल, ये केस बन रहा है जब किसी पे भी डबलेट नहीं आएगा। ये 3 केसेस अगले इस बात के बन रहे हैं कि सर किसी एक पे आ जाएगा। अगले 3 केस इस बात के बन रहे हैं सर कि किसी 2 पे आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 होगी। और लास्ट केस मेरा ऐसा बन रहा है कि तीनों पे आएगा, मतलब तीनों पे डबलेट आएगा। अब इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, सिंपल, तो निकालो फटाफट से। पहली बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब तीनों पे डबलेट नहीं आना चाहिए। डबलेट का मतलब होता है ये वाले नंबर, ये 6 नंबर नहीं आने चाहिए, बाकी सबको हम बोलेंगे कि वो डबलेट नहीं है, ठीक है। तो इसके 6 के अलावा बाकी कितने बचे, आप बोलोगे सर 30। सो 30 डिवाइड बाय 36, ये बन गया इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इस पे डबलेट नहीं आएगा पहले थ्रो में, सॉरी पहले थ्रो में। सेकंड थ्रो में तो आप बोलोगे सर सेम 30/36। थर्ड थ्रो में आप बोलोगे 30/36। सॉल्व कर लो और इसको आपका आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो आप बोल सकते हो 6 5 जा 6 6 जा, ये भी 5 ये भी 6 ये भी 5 ये भी 6, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 216। तो ये आ गई इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सर किसी पे भी डबलेट नहीं आएगा। अगला देखो, किसी एक पे डबलेट। अब ध्यान से देखो आराम से, अगर मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो इसने क्या बोला कि पहले थ्रो में डबलेट आना चाहिए, तो डबलेट कितने होते हैं 6, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। बाकी सेकंड पे नहीं आना चाहिए, नहीं आने की वही सर 30/36 होती है, अगले पे भी 30/36 होती है। ठीक है, अब ये सिर्फ एक केस, इस वाले केस की बात हुई, इसके अलावा 2 और बच गए। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो अल्टीमेटली बात वही है, किसी एक की प्रोबेबिलिटी आने की है और बाकी 2 की नहीं आने की है, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल कर दो। तो इन 3 केस को अलग अलग लिखने के बजाय इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली बात वही है 30, एक बार यहां घुमा के लिख देंगे, एक बार यहां घुमा के लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है, सो दैट्स इट, सिंप्लीफाई करो इसको। सो 6 1 जा 6 6 जा, ये हो जाएगा 5 6 5 6। ठीक है, तो 25 ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 216। नेक्स्ट वन, एक पे नहीं है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी होगी 30/36, बाकी 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बोलोगे सर इट इज 6/36 इंटू 6/36, और फिर से बात वही है सर 3 टाइम्स हो रहा है इवेंट, सो इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 6 जा 6 6 जा 5 एंड 6, सो क्या बचा 5 3 जा 15 डिवाइड बाय 216 अगेन। लास्ट बचता है आपका तीनों पे डबलेट आ जाए, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 6/36 इंटू 6/36 इंटू 6/36, सिंप्लीफाई कर दो, 6 6 जा, ये भी 6 जा, ये भी 6 जा, ये बचेगा 1 डिवाइड बाय 216। ठीक है, बस इनको सबको ऐड करके देखो क्या आपका आंसर सही है। 125 में 75 ऐड करो, कितना मिल जाएगा 200, 200 प्लस 15 215 प्लस 1 216, 216/216 मतलब 1 आ रहा है, इसका मतलब मैंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। ठीक है, आई होप इट्स इजी एंड क्लियर। सो दैट्स इट फ्रॉम द डाइस। इससे ज्यादा डाइस से आपसे कुछ नहीं पूछेगा, तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, 2-4 बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो फटाफट से थोड़े आसान आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जिनको चीजें क्लियर हो गई है वो वीडियो को रोक सकते हैं और क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जितना आप खुद से करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती, वापस से वीडियो पे आओ, देखो क्वेश्चन को क्या है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ने ये बोला है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद द रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट है यहाँ पे, यानी कि एक कार्ड निकाला, देखा, फिर वापस से उसको डाल दिया, फिर दूसरा निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। फ्रॉम द वेस्ट सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वींस। ठीक है, अब आपके पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52। आई थिंक इसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, 52 कार्ड्स होते हैं। आपने 2 कार्ड्स निकाले और वहां पे जो रैंडम वेरिएबल आपको बोला गया वो क्या बोला गया? नंबर ऑफ क्वींस, नंबर ऑफ क्वींस। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वींस क्या हो सकती है? कार्ड तो मैंने 2 ही निकाले हैं, कार्ड तो मैंने 2 निकाले हैं, तो एक केस ये हो सकता है कि दोनों पे ही क्वीन ना हो, दूसरा केस ये हो सकता है किसी एक पे क्वीन हो, तीसरा केस ये हो सकता है कि दोनों पे ही क्वीन ना हो। बस यही चांसेस बन सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि दोनों पे क्वीन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर क्वीन होती है 4, बाकी बचे 48, 48 में से कुछ भी ले आओ, क्वीन नहीं होगी। तो फर्स्ट पे क्या आ सकता है? 48 डिवाइड बाय 52। ये फर्स्ट कार्ड जो मैंने निकाला उस पर अगर ऐसा कुछ आ गया तो मैं बोलूंगा उस पर क्वीन नहीं है। सेकंड पे क्या हो सकता है? सिंपल सर वही 48 डिवाइड बाय 52, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कार्ड निकाला मैंने, देखा क्वीन नहीं थी, वापस डाल दिया मैंने, फिर निकाला दोबारा से, उस पर भी क्वीन नहीं मिली, तो इसकी बात की प्रोबेबिलिटी ये होगी। सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन आपको क्या बोला गया? एक क्वीन हो। एक क्वीन कहां हो सकती है? सर पहला कार्ड मैंने निकाला उस पे क्वीन नहीं थी, लेकिन दूसरे पे थी, तो दूसरे पे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 52। अब दूसरा इसका उल्टा होगा कि फर्स्ट पे थी दूसरे पे नहीं थी, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर, दैट्स इट। लास्ट केस दोनों पे क्वीन हो, यानी 4/52 इंटू 4/52। इसको सिंप्लीफाई करो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई थिंक फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आसान है, इतना काम कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6 में विदाउट रिप्लेसमेंट बोल दिया इसने, वहां पे एक वर्ड यूज कर लिया इसने, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है?
अब यहां पे मैं रिप्लेस कर रहा था, ठीक है, एक कार्ड निकाला, देखा, वापस डाल दिया, लेकिन यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, यही डिफरेंस है बस। तो यहां पे क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स की आपको बात की गई है, ठीक है, मतलब क्वीन और किंग एक ही बात होगी, तो क्वीन की जगह जाए किंग्स कर लो, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी पे क्या डिफरेंस आएगा वो मैं बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ किंग्स आपको बोला गया है, और यहां पे जो कार्ड्स है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। निकाले मैंने कितने हैं, 2 कार्ड ही निकाले अगेन। सो वही हो सकता है दोनों कार्ड पे क्या हो, क्वीन मतलब किंग ना हो, किसी एक पे किंग हो, दोनों पे ही किंग ना हो। अब यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट में ये चीज याद रखना कि मैंने पहला कार्ड निकाला, पहले केस में क्या बना, दोनों पे किंग नहीं होना चाहिए, तो पहले पे किंग होते हैं 4 को छोड़ दो, क्या बचे 48 डिवाइड बाई 52, ये तरीके बचे कि पहले पे किंग नहीं आने के, ठीक है, सेकंड पे भी किंग नहीं आने चाहिए, तो एक कार्ड जो मैंने ये निकाल लिया ये हो गया कम, तो 52 - 1 ये बचे 51 कार्ड्स, और 51 में से नहीं आने के कितने बचे, एक कार्ड निकाला, वो क्या था, कैसा कार्ड था वो, आप बोलोगे सर वो नॉन किंग था, तो ये आना चाहिए 47 डिवाइड बाई 51, ठीक है, क्योंकि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड मैंने निकाला, जो फर्स्ट मैंने ऑब्जर्व किया वो किंग नहीं था, उसमें से एक कम कर दिया 47/51। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहां पे फिर से 2 केस बनेंगे। पहला केस क्या बोलेगा आपको कि पहले पे किंग होगा, दूसरे पे किंग नहीं होगा, या फिर पहले पे किंग नहीं होगा, दूसरे पे किंग होगा, ये वाली बात होगी। तो इस केस से क्या बोलता है कि पहले पे किंग होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सर 4/52, तो यहां से मैंने एक किंग निकाल लिया, अब आपका किंग निकला एक, अब पत्ते तो बचे हैं टोटल 51, लेकिन दूसरे पे किंग नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट इज 48/51। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मेरे 52 कार्ड थे उसमें से पहला जो कार्ड निकला वो किंग निकला, किंग मैंने बाहर किया है, तो बाकी किंग बचे 3, बाकी 48 कार्ड जो बचे वो नॉन किंग है, मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ए नॉट किंग कार्ड। प्लस सिमिलरली आप जब सेकंड केस लोगे कि पहले पे किंग नहीं आना चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 48 डिवाइड बाई 52, ओके सर, N2। अब सेकंड कार्ड पे किंग आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, सर किंग अभी भी 4 बचे हुए हैं, लेकिन टोटल कार्ड है 51, सो इस बात की प्रोबेबिलिटी आएगी ये। लास्ट केस बनता है दोनों पे ही किंग आ जाए, मतलब पहले पे 4/52, अब किंग निकल चुका है, एक कार्ड का मतलब 3/51, दैट्स इट। सो दिस इज योर विद रिप्लेसमेंट। आई होप इट इज क्लियर, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट, नॉट विद रिप्लेसमेंट। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप बोल सकते हो 4 1 जा 4 3 जा 4 1 जा 4 2 जा, बस 3 3 4 जा हो जाएगा, और ये इससे करोगे तो 17, बस यही होगा, जस्ट मल्टीप्लाई देम। 28 2 17 18, ये 188 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई करो, 13 7 जा आई थिंक 91, कैरी 9 21, सो 211। सिमिलरली आई थिंक सॉल्व कर सकते हो, सबको सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ करने का मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा अगेन 13, ठीक है। फिर इसको 17 से हो जाएगा, या 3 से जाएगा, सो इट विल बिकम 16 ऊपर एज इट इज रहेगा। अब देखो ये और ये टर्म्स डबल है, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय नीचे 17 13, जो सेम आएगा 211, ठीक है। लास्ट वाला चेक करके देखो, फिर वही 4 13 हो जाएगा, बस 17 हो जाएगा, ये आपका बनेगा 1 डिवाइड बाई 211। तीन को ऐड करके देख लो कि सही आ रहा है। 188 है प्लस 189 कर 2, इसमें ये वाला ऐड कर दो पहले, 190 प्लस 30, 190 ज़्यादा हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, ओह हमने, ओके ये सही है, ये गड़बड़ कर दिया हमने, सॉरी, ये आई थिंक 2 आएगा ना, यस 2 2 1 आएगा, सॉरी, क्योंकि 13 7 जा क्या होगा 91, कैरी 9 करेगा, 13 1 जा 13 प्लस 9 22, सो 2 2 1 आएगा। अब ऐड करके देखो, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या आ जाएगा 220 और ये 221, दैट्स इट। सो इट मीन्स अब हमारा आंसर ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी देख लेना भाई, सिंपल। चलो अगला देखते हैं फटाफट से।
पे एक चीज और याद रखना, जैसे भी क्वेश्चंस हो ना, जैसे आपने लास्ट वाला क्वेश्चंस किया तो वहां पे आप एक चीज और कर सकते थे, जैसे आपके पास नंबर ऑफ किंग्स या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करवा देता हूं, चलो मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं उससे पहले आपको एक चीज और, यानी जहां पे आप कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हो क्वेश्चंस के लिए। तो वो ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो, 3 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट यहाँ पे बोला गया है, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 white and 4 red, यानी व्हाइट बॉल्स है आपके पास 5, रेड बॉल्स है आपके पास 4, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, आपको नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो वेरिएबल क्या डिफाइन किया गया है, इसने बोला नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये आपका वेरिएबल है, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो सकती है, कितने थ्रो, अब निकाली कितनी बॉल्स हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे बोलने के 3 balls, 3 बॉल निकाली है मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट, सो तीनों की तीनों रेड नहीं हो सकती, मतलब रेड 0 हो सकती है, तीनों में से कोई एक रेड हो सकती है, बिल्कुल सर, तीनों में से कोई 2 रेड हो सकती है, ये भी बात सही है, और तीनों में से तीनों ही रेड हो सकती है, ये मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गई। अब मुझे बताओ तीनों ही बॉल जो हैं जो मैंने निकाली वो तीनों ही रेड ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अल्टीमेटली आपको क्या है ना, 3 बॉल सेलेक्ट करनी है उसमें से, ठीक है, पहली एक निकाली। अब इसको देखो 2 तरीके होंगे इस क्वेश्चन को करने के, ठीक है, मैं दोनों समझाऊंगा, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन एक समझाने के लिए लिया। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूं कि तीनों बॉल जो मैंने निकाली वो रेड नहीं होगी। तो पहले तो मुझे बताओ टोटल बॉल्स कितनी है, आप बोलोगे सर टोटल है 9। तो सबसे पहले अब देखो ये क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का, तब ये यूज होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं होगा, ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगा क्या करना है। सो अगर आप एक काम करते हैं इस चीज को करने के लिए कि आपके पास टोटल 9 बॉल्स है, मैं आपसे पूछूं 3 बॉल सेलेक्ट करने के कितने भी हो सकते हैं उसमें से, आप बोलोगे सर सिंपल सा तरीका होता है, ये होता है 9 में से 3 आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, यही तरीका हो सकता है, यस। अब तीनों की तीनों बॉल कैसी नहीं होनी चाहिए, आपने बोला रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब इन 5 में से होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 5 से 3, ठीक है। तो अब इस बात को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सीखा है शॉर्टकट सॉल्व, इसको बोलोगे 5 × 4 × 3 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, यानी नीचे जो होता है उसका फैक्टोरियल खोल दो और ऊपर उतनी ही टर्म खोलनी है बस, 5 4 3। सिमिलरली नीचे वाला करोगे तो क्या आएगा, ये 9 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3 2 1। अब देखो इससे तो ये सिंपल कैंसिल आउट, बाकी सबको सिंप्लीफाई करते हैं। सो एक बार मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो ये आपके पास बना 5/9 × 4/8 × 3/7, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं सिंप्लीफाई कर सकता था आपको समझाने के लिए, पहली चीज क्लियर है। अब इसी चीज को अगर मैं दूसरे वैसे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे देखें, तो अब ये बोलोगे सर पहली बॉल जो मैंने निकाली वो रेड नहीं थी, इस बात की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे सर टोटल 5 है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी, सॉरी व्हाइट बाय 5 है तो रेड नहीं आनी चाहिए, मतलब व्हाइट आनी चाहिए, तो 5/9 उस बात की प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पे बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेस नहीं किया तो एक बॉल कम हो गई यहाँ पे, तो अब यहाँ पे बची है मेरे पास 8 बॉल, और ये व्हाइट आई थी तो व्हाइट भी मेरे पास बची है 4 अभी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बॉल फिर से रेड नहीं आनी चाहिए, मतलब व्हाइट आनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप बोलोगे सर 4 आउट ऑफ 8 आनी चाहिए, सो 4 आउट ऑफ 8। सिमिलरली एक बॉल और कम होगी तो व्हाइट बची 3, अब 3 में से 7 में से कोई 3 आनी चाहिए, दैट्स इट। सो अब देखो यही चीज मैंने आपको करके दिखाई है, तो अब डायरेक्टली कॉम्बिनेशन से भी ये कर सकते थे, जब बात विदाउट रिप्लेसमेंट की होगी तब ये वर्क करेगा। आई होप इट इज क्लियर। 3 3 9 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, बस काम खत्म, ऊपर बचा 5 और नीचे हो जाएगा 42, 5/42 आपका आ गया आंसर इसका, सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब आपके पास नंबर ऑफ रेड बॉल क्या होगी 1 होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल क्या होगी 1 होगी, उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, और फिर से काम वही है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ रेड बॉल 1 होने की क्या होगा, तो फर्स्ट तो तरीका आप यही अपना सकते हो तीनों, कि सर पहली बॉल मैंने माना कि रेड होगी, बाकी दोनों रेड नहीं होगी, मतलब व्हाइट होगी, तो पहली बार रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बोलोगे अच्छा 4/9। अब एक बॉल आपकी कम हो चुकी है टोटल में से, तो टोटल बची है 8, लेकिन व्हाइट तो एज इट इज है क्योंकि रेड कम हुई है, तो व्हाइट कितनी हो जाएगी, इट्स 5/8 इनटू अगली आपकी क्या बनेगी, इट्स 4/7। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी एक रेड और बाकी 2 व्हाइट आने की। लेकिन ध्यान देने वाली बात फिर से यही है कि ये कंडीशन 3 बार अप्लाई होगी, कि हो सकता है पहली में व्हाइट हो, दूसरी में रेड हो, तीसरी में व्हाइट हो, या फिर पहली दोनों में व्हाइट हो, तीसरी में रेड आई हो, ये 3 कंडीशन बनेगी। तो इसलिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, आप ये बोल सकते हो सर पहली बॉल रेड सेलेक्ट करता हूं मैं, तो रेड कैसे सेलेक्ट करनी है, आपको 3 बॉल टोटल चाहिए, तो टोटल आउटकम्स तो यही होगी सर 9C3 ही होगी, ओके। अब मुझे बताओ कि केसेस, ये 3 केस बन रहे हैं। पहले केस में मैंने लिया कि एक रेड बॉल आनी चाहिए,
एक क्या आनी चाहिए, रेड बुलानी चाहिए, ठीक है। सो रेड कितनी है सर, 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो N2, बाकी 2 व्हाइट होनी चाहिए, तो इन्हें 5C2 सेलेक्ट कर ले। आई होप इट इज क्लियर। क्या इससे डायरेक्टली हो जाएगा, चेक करके देखो, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और अलग करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन में केस बनाने की जरूरत नहीं है। आपको 2 कोई व्हाइट चूज करनी है, ठीक है, और एक आपने चूज कर ली रेड, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। सो यहाँ से ये 4C1 मतलब 4 बन जाएगा, 5C2 मतलब ये हो जाएगा 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1, और 9C3 मतलब सेम 9 × 7 8 × 7 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। सॉल्व करो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो देखो अगर आप चाहो तो 3 को ऊपर लेके जाओगे, देखो ये सेम पैटर्न बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो करोगे तो क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो 3 3 9, ये 4 2 8 हो जाएगा आपका, एंड 2 2 4। सो ऊपर क्या बन गया, 5 2 10, नीचे क्या बचा मेरे पास 7 3 21। सो 10/21 बच गया, ठीक है। अब लास्ट नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, 2 रेड, ठीक है। तो अब 2 रेड और 1 क्या हो जाएगी, व्हाइट। तो अब दोनों केस से कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको कॉम्बिनेशन वाले केस से करके दिखाता हूँ। 2 रेड होनी चाहिए, तो 4 में से कोई 2 रेड होनी चाहिए और 5 में से कोई एक व्हाइट होनी चाहिए, टोटल 9C3 होनी चाहिए। सॉल्व इट एंड यू विल गेट योर आंसर। 4C2 मतलब 4 × 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 × 1। 5C1 का मतलब 5 होता है, 9C3 का मतलब 9 × 7 8 × 7 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। फिर से इससे कैंसिल आउट कर दो, 3 3 9 कर दो, 4 2 8 कर दो, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, ये बचा 5/14। ओके, सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/14। सिमिलरली लास्ट सॉल्व करोगे 3, तीनों की तीनों रेड आनी चाहिए, मतलब 4 में से 3 रेड होनी चाहिए, और टोटल है 9C3। सॉल्व करो इसको, 4C3 मतलब 4C1 मतलब 4 ही होता है, 9C3 का मतलब वही 9 × 8 × 7 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। सॉल्व करो फटाफट से, 3 3 9, 2 4 8, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, मेरे पास 1 डिवाइड बाई 21। सो लास्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/21। सम करके देख लेना, सबका सम वही आएगा जो हमें चाहिए, मतलब 1 आएगा, चाहिए नहीं, हमेशा 1 आएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो फटाफट से अगला, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव। मेरे पास टोटल एक लॉट है जिसके अंदर टोटल आइटम जो है वो 10 है, ठीक है। इस 10 में से इसने बोला कि 3 जो है वो डिफेक्टिव है। यहाँ से मैंने अगर डिफेक्टिव आपसे पूछे तो आप बोलोगे डिफेक्टिव है सर 3। सो अगर डिफेक्टिव 3 है तो बाकी क्या बचे, बाकी बचे सर 7 जो कि होंगे ओके, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगला देखो, फिर इसने ये बोला ए सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम। मैंने यहाँ से मतलब टोटल 10 थे, इनमें से 4 आइटम निकाले, उनका एक सैंपल है, मतलब 4 आइटम, कोई भी 4 आइटम रैंडमली चूज किए, ठीक है। सो लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। यानी यहां जो रैंडम वेरिएबल आपने बोला x, वो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। क्या बोला, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है डिफेक्टिव में, सर 4 का सैंपल निकाला है मैंने, तो हो सकता है चारों के चारों ओके आ जाए। सो ठीक है, चारों ओके आ गए, मतलब डिफेक्टिव एक भी नहीं है, मतलब 0 है। ये भी हो सकता है सर कि एक डिफेक्टिव आ जाए, 3 मेरे ओके आ जाए, तो मतलब डिफेक्टिव हो जाए 1 सर, ये भी ठीक है। अब आपने ये बोला कि सर 2 भी डिफेक्टिव हो सकते हैं और 2 ओके हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोला। अब मैंने ये बोला कि 3 डिफेक्टिव हो सकते हैं सर और 1 ओके हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने सैंपल 4 निकाले हैं, इसका मतलब चारों के चारों भी डिफेक्टिव हो सकते हैं, हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा। आपने वापस देखा सर डिफेक्टिव तो मेरे पास टोटल 3 ही है, जब मेरे पास डिफेक्टिव 3 हैं तो 4 कैसे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब लास्ट वाला केस नहीं बनेगा। सैंपल 4 ठीक है, लेकिन रैंडम वेरिएबल की वैल्यू यही बनेगी, ठीक है। सॉरी, आई होप इट इज क्लियर। प्रोबेबिलिटी निकाल लो बस फटाफट से, एक भी डिफेक्टिव ना हो तो कितने टोटल सेलेक्ट किए हैं सर, 4 सेलेक्ट किए हैं। कितने में से किए हैं सर, 10 में से, तो 10C4 ऊपर क्या आना चाहिए, सारे ओके होने चाहिए, मतलब 7 में से 4 सेलेक्ट कर लो। बस इसको सॉल्व कर लो और लिख दो इसके सामने प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। तो 7C4 मतलब ओपन करोगे तो 7 × 6 × 5 × ये हो जाएगा 4, आई थिंक 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, होल डिवाइड बाई 10C4 का मतलब 10 × 9 × 8 × 7 होल डिवाइड बाई वही होगा 4 × 3 × 2 × 1। इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट, बाकी 7 से 7 उड़ गया, ठीक है सर। 5 1 5, 5 2 10, इस 2 से उड़ा दिया हमने 3 को, ये भी ठीक है सर। 3 3 हो जाएगा 9 सर, ये भी ठीक है। और कुछ बचा, आप बोलोगे सर 4 1 4, 4 2 8,
तो ऊपर तो सब कुछ खल्लास, तो ये बचा 1 और नीचे बचा 3 2 6, तो 1/6 आ गई प्रोबेबिलिटी पहले की, तो ये आ गई 1/6। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1, एक डिफेक्टिव आना चाहिए। एक डिफेक्टिव मतलब 3 में से कोई एक आना चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ इसको, अगर मैं बोलना चाहूँ नीचे लिख लूँ थोड़ा, 1, यानी 3 में से कोई एक डिफेक्टिव होना चाहिए। बाकी कितने बचे? बाकी बचे सर 2, सॉरी बाकी बचे 3 ओके होने चाहिए, तो 7 में से कोई 3 ले लो, डिवाइड बाय 10c4 तो एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करो। 3c1 का मतलब होता है 3 इंटू 7c3 का मतलब 7 को 3 टाइम्स 7 इंटू 6 इंटू 5 खोल लोगे, डिवाइड बाय हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाय 10c4 तो सेम ही रहेगा। तो ये वही 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पहले तो इसको खत्म करो, ठीक है, हो गया। अब बोलोगे 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ठीक है भाई, 3 3 जा 9, ओके ये भी ठीक है। 7 से 7 गया, ओके ये भी ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आई थिंक ये मेरे पास बचा 1/2, कुछ और तो नहीं। सो ये आंसर आएगा 1/2। आई होप इट इज करेक्ट, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, ठीक है, नहीं सही है, ओके। नेक्स्ट आइटम होगा 2, यानी 2 डिफेक्टिव होंगे, तब क्या होगा। सो 2 डिफेक्टिव का मतलब फिर से वही मलवा, कैसे सेलेक्ट करोगे? 3 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं सर, और बाकी 7 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, डिवाइड बाय 10c4 तो आपका एज इट इज रहेगा। बस इसको सिंप्लीफाई करो फिर से। 3c2 मतलब 3c1 मतलब ये 3 ही होगा। 7c2 मतलब ये बन जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाय, नीचे आपके पास 10c4 तो वही रहेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो इससे तो ये कैंसिल आउट, ठीक है भाई। 3 3 जा 9, इस 3 से ये कैंसिल आउट कर दो। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 7 से 7 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 3 मेरे पास, नीचे बचा 10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/10। लास्ट बच गया सर, लास्ट जब डिफेक्टिव क्या होंगे? 3 होंगे। सो जब x की वैल्यू क्या होगी? 3, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको हटा दूं। सो बोलोगे सर तीनों के तीनों ही डिफेक्टिव आ जाएं, ठीक है, और 7 में से कोई एक ओके में ले लूं, डिवाइडेड बाय 10c4 तो एज इट इज रहेगा। ये 1 हो गया, ठीक है। 7c1 का मतलब ये हो गया 7 होल डिवाइड बाय, इसको ओपन करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 होल डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 से 7 कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 30। तो लास्ट प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1/30। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो ये निकाल दी प्रोबेबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी बहुत सारी चीजें पूछी गई है। इसने क्या क्या पूछा उस चीज को ध्यान से देखो, और उसके बेस पे हम देते हैं इसको फटाफट से आंसर। इसने क्या बोला हमें? इसने ये बोला सर कि प्रोबेबिलिटी बताइए जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यही होगा। तो x की वैल्यू जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो इसका मतलब क्या होगा? आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन x इज इक्वल टू 0, ओके, और आई कैन से दैट इट्स x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन द x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सीधा सही है। तो x जब 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 1/6, ओके। x जब 1 है प्रोबेबिलिटी है 1/2, इन दोनों को ऐड कर दो, एलसीएम 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 + 3 4, 4/6 मतलब 2/3 आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, सिंपल सा है, आई थिंक बहुत ही सिंपल है भैया जी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब x की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, तो ये आपका सीधा आंसर होगा। लास्ट आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इन बिटवीन, द वेरिएबल 1 से बड़ा होना चाहिए बट 2 से छोटा और बराबर होना चाहिए, 2 से छोटा और बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से बड़ा मतलब क्या हो सकता है? 1 से बड़ा तो 2 ही हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी आपको इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी बतानी है x की वैल्यू जब क्या होगी? 2 होगी, ठीक है। और इसमें मतलब 2 से छोटा और बराबर, तो 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी क्या है? ये बोलोगे सर ये वाली मतलब 3/10, दैट्स इट। मान लो यहाँ पे बोल दे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो इसका मतलब आप 2 की वैल्यू लोगे, ये वाली 2 से बड़ा क्या है 3, ये वाली वैल्यू लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, ये विल गेट योर आंसर। आई होप इट इज इजी एंड क्लियर, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तो कुछ नहीं था। चलो भाई लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 आप खुद से करोगे, फिर मैं करवाऊंगा सिर्फ 17, ठीक है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन आज की क्लास के।
आप खुद से कर सकते हो तो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब क्या बोला क्वेश्चन ने, उसको देखते हैं। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x लिखा हुआ है और इसने इसकी वैल्यू लिखी हुई है 0, 1 एंड 2। ओके, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी इसने लिख दी और वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है सर 3k³। ओके, पहली, फिर गिवन है 4k माइनस 10k²। अच्छा, 4k माइनस 10k², ये भी ठीक है। लास्ट आपके पास है 5k माइनस 1, 5k माइनस 1। ये जब 2 होगा तब की वैल्यू गिवन है। आई थिंक यही क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसने बोला कि इस k की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी, तो इस k की वैल्यू कैसे निकालोगे। एक चीज जब हम प्रोबेबिलिटी कर रहे थे, हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ, चेक करने का तरीका यह है कि इन सब का सम क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्योंकि सारे क्या आ गए यहाँ पे, जितने भी सैंपल स्पेस थे, जितने भी इवेंट हो सकते थे, सारे यहाँ पे आ गए, उनका यूनियन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए, इसका मतलब आप सिंपल से ये बोल सकते हो सर, यहाँ से मुझे एक समझ में आया कि 3k³ प्लस 4k माइनस 10k² प्लस 5k माइनस 1 जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। इक्वल टू किसके होना चाहिए, 1k इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये है, सिंपल सा। ठीक है, तो यहां से आपको k की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। आपने 3k³ लिख दिया इसको पहले, ठीक है सर, माइनस 10k² लिख दिया, ओके ये भी सही है सर, प्लस 4k प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस का 9k, ये भी ठीक है। 1 को चले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का 2 होल इक्वल टू हो गया मेरा 0। तो ये इक्वेशन है जिसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक तो मेथड आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, या फिर कुछ कॉमन आ सकते हो तो वो ट्राई कर सकते हो, बट आई थिंक कॉमन मुझे कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हिट एंड ट्रायल करते हैं, वैल्यूज लिख के देखो। 0 रखोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि कोफिशिएंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, सॉरी। 1 रख के देखो, k की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, ये 3 हो जाएगा सर, ये माइनस 10 हो जाएगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, ये माइनस 2 हो जाएगा। चेक करके देखो, ये माइनस का 12 मतलब ये तो 0 हो रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक तुक्का फिट बैठ गया हमारा, ठीक है, जो कि हम 9th-10th स्टैंडर्ड में सीखते हैं ना, क्यूबिक। सो मैंने अज्यूम किया कि k इक्वल टू 1 क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो पुट k इक्वल टू 1। जब आप k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा ये 3 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 2, इट इज इक्वल टू 12 माइनस 12 मीन्स इक्वल टू 0। तो मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब k इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर k प्लस इज इक्वल टू 1 इसका रूट है, इसका मतलब k माइनस 1 जो है वो क्या करेगा, इसका एक फैक्टर होगा, इज ए फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर होगा, आपका फैक्टर होगा इसका। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ 3k³ माइनस 10k² प्लस 9k माइनस 2। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड था इसलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं 16 वाला ही करवा देता। अब देखो इसको डिवाइड करो, किससे करोगे, क्योंकि ये फैक्टर तो इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, k माइनस 1 से डिवाइड कर दो जो भी आपका अंदर है, यानी आप बोलोगे 3k³ ओके माइनस 10k² प्लस 9k माइनस 2, डिवाइड करो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 3k² पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3k³ और इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 3k², ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट कर दो, ये बचेगा 7k² प्लस 9k माइनस 2। अब प्लस 7k पे जाएगा तो ये हो जाएगा 7k², ओके ठीक है, माइनस का 7k, सिंप्लीफाई करो, ये माइनस फिर से प्लस ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 9 प्लस 7 16k माइनस 2। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का साइन हमने गड़बड़ ले लिया। सो k इक्वल टू 1 ठीक था, ये k माइनस 1 ही रहेगा। इक्वेशन यहाँ पे सेम थी क्या, 3 9 12 12 0 ठीक है, ये तो सही है। 3k³ सही है, माइनस 3k² प्लस 9k माइनस 2 ये बिल्कुल सही है। k माइनस 1 से करोगे, ओहो ये माइनस होगा, ये गड़बड़ हमने कर दिया। ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7 होगा। ठीक है, माइनस 7k² प्लस 9k माइनस है, तो ये भी माइनस आना चाहिए, ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा। अब प्लस करोगे इसको, ठीक है, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आपका, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2k। सो 2k माइनस 2 अब जाएगा प्लस 2k पे, सो 2k माइनस 2 हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट होके बचा 0। सो मतलब
इसका सॉल्यूशन एक तो क्या आ रहा है, k-1 जो आपने निकाल लिया। अब एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वहां से मिलेगा। सो 3 टू द 6, इसके फैक्टर्स आपको बनेंगे 3k² माइनस 6k माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यू निकालो। मैंने इस -7k को -6k माइनस k लिख दिया। आई थिंक ये जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहा हूं मैं। यहां से कॉमन क्या आएगा, आप बोलोगे 3k कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा k-2। यहां से माइनस कॉमन लोगे, ये बचेगा k-2 इज इक्वल टू 0। k-2 मैंने बाहर निकाल लिया, ये बचेगा 3k-1। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है, या तो k की वैल्यू 2 आ रही है, या फिर k की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3 आ रही है। और एक हम k की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, जो कि k की वैल्यू क्या है 1, जो कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया था, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू जो है वो k की पॉसिबल है। अब बात ये आती है कि इसको चेक कैसे करूं कि ये तीनों वैल्यू ही वर्क करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि इनमें वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर यहां वैल्यूज पुट करके देख लो। अब एक चीज हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में होती है। अगर किसी ने भी इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, अगर ये इससे ऐसी वैल्यू नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो सही नहीं है, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हो। तो आप कैसे चेक करेंगे, ये हटा दूं, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फटाफट से तीनों वैल्यू को, अगर मैं k की वैल्यू क्या रखता हूं 1, ओके मैंने रब कर दिया क्या, सॉरी मैं लिख रहा हूं वापस से। 0 के लिए क्या था 3k3, बस यही है। हाँ, अगर मैं k की वैल्यू 1 लेता हूं तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगी। तो ये हो जाएगी सर 3, ये k की वैल्यू 1 लूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 लूंगा तो -10। तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये -6 आ जाएगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये वैल्यू मेरी नहीं हो सकती, ठीक है। अब k की वैल्यू मैंने 2 ट्राई की, जैसे मैंने 2 रखा इसी में रख के देख लो, 4 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 -40, ये भी नेगेटिव कर रहा है, ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब a की वैल्यू बची मेरे पास, जो कि k की वैल्यू 1/3 हो सकती है, और यही होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलोगे 3 × 1/3 का क्यूब, मतलब 27। सो 3 9 जा, तो ये हो गया 1/9। तो पहले की वैल्यू 1/9 आएगी, ओके नो प्रॉब्लम, 1 से छोटी है। इसकी वैल्यू रखोगे तो 4 × 1/3 -10 × 1/9 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो। एलसीएम आ जाएगा 9, सो ये क्या हो जाएगा 12 -10, ये हो गया 2/9। ये भी बिल्कुल सही है, 0 से 1 के बीच में। इसमें वैल्यू रखोगे 1/3, तो ये हो जाएगा 5/3 -1, मतलब ये हो जाएगा 2/3। सो अब देखो, इसका मतलब k = 1/3 इज ए परफेक्ट वैल्यू, दैट इज द ओनली आंसर पॉसिबल। सो 15 का फर्स्ट, यानी k की वैल्यू आपकी क्या मिलके आ गई आपको 1/3। अब आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है p when x is less than 2, यानी x की वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तब p की वैल्यू क्या होगी। 2 से छोटी मतलब या तो 0 होनी चाहिए, या फिर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, मतलब इन दोनों की बात कर रहे हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है, इसकी 2/9 है, तो मिला के ये बन जाएगी 3/9, ये आ जाएगा 1/3 आंसर, ठीक है। सिमिलरली आप लास्ट ऑप्शन जो है, ये प्रोबेबिलिटी 1 और 2 के बीच में हो, यानी प्रोबेबिलिटी जब क्या हो 2 हो तब बात की है। तो प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 2 होगी तब क्या होगी लास्ट वाली, यानी लास्ट वाली हमने क्या निकाली थी, आई थिंक दिस वन आफ्टर दिस वन। सो ये 2/3 आपका आंसर आ जाएगा लास्ट पार्ट का, ओके। आई होप इट इज क्लियर। अब फटाफट से मैं लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ 17, उसके बाद हम क्लास करेंगे ओवर, ओके। नेक्स्ट क्लास में मीन मीडियन मोड निकालना सीखेंगे इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सो देखो लास्ट वाला क्या है, x डिनोट द नंबर ऑफ hours you study during a randomly selected school day. The probability that x can be taken values x has the following form where k is some unknown constant. तो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकाली है रैंडम वेरिएबल x की, ठीक है। जब आप कोई भी वैल्यू x चूज करते हो, और वो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, इसने बोला कि वो 0 होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, क्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, सॉरी 0.1 इफ x इज इक्वल टू 0, यानी आपने पूरे दिन में पढ़ा ही नहीं, तब उसकी वैल्यू होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.1, ठीक है। फिर इसने बोला कि फिर आपके पास kx होगा इफ x इक्वल टू या तो 1 हो, या फिर x की वैल्यू क्या हो 2 हो, यानी या तो आप 1 घंटे दिन में पढ़े, ठीक है, या फिर 2 घंटे दिन में पढ़े, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसने बोला कि k × 5 - x होगी इफ आप 3 घंटे पढ़े या फिर 4 घंटे पढ़े, ठीक है, यानी x की वैल्यू 3 हो या 4 हो, और बाकी तो कोई चांस ही नहीं है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है फिर से 0, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम ही नहीं है भाई, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि व्हाट इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ पे k की वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि रैंडम वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या है, आप बोलोगे सर x = 0 हो सकता है, आप बिल्कुल ही नहीं पढ़े, x = 1 है
2 है, 3 है, 4 है और ग्रेटर देन, मैं बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 4 है, यानी 4 से बड़ा जब भी होगा तो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो 0 है। आई थिंक लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको तो, ठीक है। अदरवाइज क्या है 0, यानी इससे ज्यादा आप पढ़े इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो जब x इक्वल टू 0 है इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ px क्या है, ये 0.1। फिर से बोला जब x इक्वल टू 1 होगा तब ये प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि x की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगी, इसकी बाद की प्रोबेबिलिटी है k। जब x की वैल्यू 2 है तब भी यही प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बिकम 2k, ठीक है। x की वैल्यू जब 3 होगी ये प्रोबेबिलिटी 5 - 3 मतलब 2, ये हो जाएगा 2k अगेन। और जब x की वैल्यू 4 होगी ये बन जाएगा 1, सो ये हो जाएगा k। ये आपकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। k की वैल्यू निकालना मतलब इन सबका सम क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल रख दो बस। सो 0.1 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k प्लस 0 मस्ट बी इक्वल टू 1। सॉल्व करो इसको, 4 to 6 6k और इसको उधर लेके जाओगे तो ये 1 - 0.1 मतलब ये हो जाएगा 0.9। सो k की वैल्यू हो जाएगी 0.9 डिवाइड बाय 6 मतलब ये हो जाएगी 0.15। ये आपका आ जाएगा आंसर, कर सकते हो। फिर आपको बतानी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे आप पढ़े, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी पहले तो निकाल लो फटाफट से वैल्यू रख के। तो k की वैल्यू 0.15, तो ये तो 0.1 एज इट इज, ये हो जाएगा 0.15। 0.15 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 0.30, ये भी 0.30, ये हो जाएगा 0.15। अब बताओ मुझे कि आप कम से कम 2 घंटे पढ़े, इस बात की प्रोबेबिलिटी मतलब 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े या फिर 4 घंटे पढ़े, बाकी तो सवाल ही नहीं उठता। 2 से ज्यादा, कम से कम 2 घंटे पढ़े, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन तीनों का सम 30, 60, 70, 75। तो इन तीनों का सम आ जाएगा आपके पास 0.75, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आप 2 घंटे से कम 2 घंटे पढ़े, यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़े। फिर इसमें बोला एटमोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े, इसका मतलब आप बात कर रहे हो कि इससे कम पढ़े होंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, इस बात कर रहे हो। तो 0.1, 0.15 और 0.30 को ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हो जाएगा 0.345 यानी 0.55 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एंड ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते थे मैक्सिमम मैंने आपको कवर करवा दिया, बाकी आई थिंक आप खुद से कर सकते हो। नहीं अगर आपसे हो रहे तो एक तो ये है कि आपने अच्छे से वीडियो को नहीं देखा, एक बार फिर से वापस से जाओ, पूरा वीडियो अच्छे से देखो और जो जो क्वेश्चंस मैंने पहले आपको करवाए हैं वो पहले ट्राई करो, फिर एलिमेंट्स के एग्जांपल्स को ट्राई करो, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करो। आई थिंक वो आपसे हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं होते तो पिक मी इन द कमेंट बॉक्स, हम सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर उनको, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक बाय।